तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, 5 सीरीज को दिखाया था, कोई दिक्कत, और साइंस का पूरा हमने लेक्चर को समाप्त किया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लीजिए, आपको ही बेनिफिट होगी। वहाँ से आपका 80 नंबर का जो पेपर होगा उसमें से 70 प्लस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब 70% नहीं बोल रहे, 70 से ज़्यादा नंबर का क्या है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यदि बिलीव नहीं है तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। इसमें तो मैं गेस बताऊंगा और यह आखिरी आपका वीडियो होगा। कोई दिक्कत साइंस के लिए, उसके बाद मैथ के लिए फिर अपलोड कर देंगे। तो हमारे साथ बना रहिएगा और गेस क्वेश्चन को देखते चलिएगा। गेस तो लॉलीपॉप होती है, लड़ी तो ठीक है, नहीं तो गई, कोई दिक्कत। यदि आप गेस के भरोसे बैठे हैं तो आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएंगे, कोई दिक्कत। यदि आप मेहनत के भरोसे बैठे हुए हैं तो आपको तय है कि मार्क्स अच्छा आएगा, कोई दिक्कत। तो आपके पास समय बहुत कम बच गई है, केवल आपके पास 24 घंटा का समय है। तो यह वीडियो को देख करके जाइएगा। जो बच्चा अभी तक तैयारी कुछ नहीं किया है उसके लिए यह बहुत वीडियो हेल्पफुल होगी, कोई दिक्कत। केवल यहाँ पर वह गेस बताएंगे जो आपके लगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। और बाबू तुमको भी पता है कि डायरेक्ट डिफिनेशन जो है ना वह आपका बोर्ड नहीं पूछ रहा है, कोई दिक्कत। बाई चांस हो गया कि पूछ दिया कि सोलेनोइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो इस तरह से पूछ दिया, लेकिन आपको उसी बात को क्या करेगा, घुमा करके पूछेगा। तो सबसे पहले गेस दिखा देता हूं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता देते हैं। ध्यान से, सावधानी पूर्वक, क्रमबद्ध तरीके से हमारी बातों को सुनिएगा, ठीक है। और बेहतर होगा कि समझ लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बनाने का झंझट मत रखिए, क्योंकि उससे समय आपका पार हो जाएगी। और केवल आपका 24 घंटा का समय बचा हुआ है। आज 29 है, कोई दिक्कत। और उसके बाद में 1 हो जाएगा मार्च, और 2 तारीख को तो आपका पेपर है ही, ठीक है। 2 मार्च 2024 को क्या है आपका पेपर है साइंस का, कोई दिक्कत। 2024 को क्या है, साइंस का आपका पेपर है। और इसी के संबंधित हम क्या करेंगे, गेस क्वेश्चन को कराएंगे। गेस क्वेश्चन, अब गेस क्वेश्चन जो है ना वह लॉलीपॉप होता है। इसको श्योर गेस बोल दे कि श्योर गेस, और यह कैसा होता है तो लॉलीपॉप होता है। मतलब क्या, लड़ गई तो आपके भरोसे, नहीं तो चल गई। तो हमारी प्रयास रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वह क्वेश्चन को कराए कि जो एग्जामिनेशन में आपका क्या हो जाए, टच हो जाए। उसके बाद में देखिए प्रीवियस ईयर का हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन पेपर को लाया है। तो पहले समझ लीजिए और किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है। 2023 का यह क्वेश्चन है 2023 का, और उसके बाद में दिखाई दे रही होगी इतना सारा क्वेश्चन है। तो पहले समझ लीजिए, जो बाबू हमसे पढ़ा है 5 क्लास लगातार, यह पेपर को जा करके बनाए, फाड़ देगा पेपर को, मतलब पूरा बना देगा। वैसा ना कि ऐसे करके फाड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत, तो वह अलग बात है। इतना सारा पेपर दे देता है, इसमें हिंदी भी है और आपका इंग्लिश भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गेस क्वेश्चन को देखा जाए, बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को देख करके ही जाइएगा, क्योंकि लिखा होता है ना शादी में कि हमारी फूफा की शादी में जरूर से जरूर आइएगा कार्ड के ऊपर। तो इस वीडियो को जुलूल से जुलूल देख करके जाइएगा। अभी तक तो पता चला था, नहीं कुछ बोलेंगे, क्या पता चला था, कुछ नहीं, कि प्यार में सब अंधा होता है, बहरा होता है, लेकिन आज पता चला गूंगा भी हो जाता है। हम नहीं हुए हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो बात को, मजाक कर रहे हैं तो मजाक को साइड में रखिए। 24 घंटा का समय बचा हुआ है और ध्यान से समझते चलिए बात को, कोई दिक्कत। फिर हम लोग मिलेंगे मैथ के सीजन में, कोई दिक्कत। मैथ के सीजन जो आपका कितना तारीख को, 11 मार्च के है, 11 मार्च को जो आपका होने वाला पेपर है उसमें हम लोग मिलेंगे, कोई दिक्कत। उससे पहले वीडियो अपलोड कर देंगे जो आपका गेसिंग सवाल होगा। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा गेसिंग, जिसको लिखना हुआ बाबू लिखेगा और जिसको समझना है वह समझेगा। तो सबसे पहले फिजिक्स से हम लोग देखता हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री में देखेंगे, तब आपका बायोलॉजी में देखेंगे, कोई दिक्कत। तो फिजिक्स में आपका लाइट टॉपिक से हो जाएगा। तो लाइट में नहीं पूछेगा कि लाइट क्या होती है। पहला गेस नंबर 1, इसमें आप रट करके जाइएगा क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, तो बाबू ध्यान से सुनो। लिखेंगे तो डिफिनेशन लिखने में समय चली जाएगी, ठीक है। और मालूम चलेगा कि फिजिक्स का ही गेस में लग गया एक दिन, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2 होते हैं। कौन कौन होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। और उसके बाद में अगला होता है इंसिडेंट रे, जैसे कि आपका सरफेस है, इंसिडेंट रे हो गया। उसके बाद में रिफ्लेक्टेड रे हो गया और नॉर्मल रे हो गया। यहाँ से मिलाइएगा
नॉर्मल रे हो गया, सब एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ऑल द, ऐसे मत लिखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल आर सिचुएटेड एट द सेम पॉइंट, ठीक है। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत। उसके बाद में फिर यहाँ से इमेज फॉर्मेशन को देख लेना है, एक आध इमेज फॉर्मेशन को यह पूछता है, डायग्राम वगैरह, इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन में हमने पीछे सिखाया है ना कि किस तरह से इमेज जो है ना आपका फॉर्म होता है। और इमेज फॉर्मेशन में भी बोले तो एक आपका कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। तो इस बार का आशा यदि कनकेव मिरर से देखा जाए, अच्छा कनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कनकेव मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं कि कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो यह इसको हम लोग बोलते हैं, चलिए हाँ, कनकेव मिरर को क्या बोला जाता है, तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है कि डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। तो जैसे समझो, अपने आप समझ में आ जाएगी कनकेव की, कन्वर्जिंग की, डाइवर्जिंग। यहाँ से यह पीछे की तरफ रंगा हुआ है, लाइट जाएगा, लाइट को दबा दिया तो जाहिर सी बात है कि यह कैसा मिरर हो जाएगी, कन्वर्जिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत। अच्छा, यह सब नहीं पूछता है कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, क्योंकि मुझे तो गेस बतानी है, कोई दिक्कत। तो वह क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे ना, जो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है, कोई दिक्कत। तो इमेज फॉर्मेशन में आप कनकेव से देख लीजिएगा, कनकेव मिरर से, और उसके बाद में दूसरा देख लीजिएगा आप कन्वेक्स मिरर से, कोई दिक्कत, कन्वेक्स मिरर से। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि अपने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में कंफ्यूज है, डाइवर्जिंग का मतलब लाइट को डाइवर्ट कर देगा तो उसको डाइवर्जिंग बोलेंगे, कोई दिक्कत। और जो लाइट को दबा देगा उसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग, जो बिखेर देगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डाइवर्जिंग, कोई दिक्कत। तो चलिए, तो कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन में कौन आता है, तो जैसे यह कनकेव मिरर है, यहाँ पर पोल हो गया, यह फोकस हो गया और यह सेंटर हो गया। तो पोल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, दो लाइट ले जाइएगा, पैरेलल लाइट फोकस से पास करेगा और लाइट सेंटर से पास करेगी तो अपने पाथ पे वापस लौट आएगी। तो यह क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, और डाइवर्टेड रे को पीछे मिलाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा और इमेज जो है ना वह कहाँ बनाएगा, मिरर के पीछे बनाएगा। कहाँ, मिरर के पीछे वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। तो यह वाला इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में कन्वेक्स से देख लीजिएगा, कन्वेक्स से यह आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, यह पोल हो गई, सुनो, यह पोल हो गया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, पैरेलल लाइट। पैरेलल लाइट क्या हो जाएगा, पार नहीं करेगा, यह रिफ्लेक्ट करेगा, कोई दिक्कत। और इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो फोकस से पास करेगा, याद आ रही है। और यह सेंटर है, लाइट सेंटर पे जाना चाहेगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्टेड को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो लगता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, तो सेंटर से आ रही है। तो देखो यहाँ पर पोल फोकस के बीच में बनाएगा वर्चुअल इरेक्ट, कोई दिक्कत। उसके बाद में तीसरा आपका देख लीजिएगा, यह दो हो गया कनकेव मिरर का। कभी कभी यूजेज भी पूछ देता है ना कि जैसे कि डेंटिस्ट वगैरह जो है ना वह किस मिरर का प्रयोग करता है, तो कनकेव मिरर का प्रयोग करता है। रीजन पूछ देता है कि वाई, तो बता दीजिएगा क्योंकि यह मैग्नीफाइंग करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम आता है, किसके बेस, 1/v + 1/u इजकल टू 1/f, और नहीं तो f बराबर r/2 भी कभी कभी फोकस दे करके रेडियस को क्या करता है, पूछ लेता है। एक न्यूमेरिकल को यहाँ पर हम करा देंगे। उसके बाद में अगला फोर्थ हो गया, फोर्थ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। n बराबर क्या होता है, c/v होता है, या कभी कभी इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का पूछ दिया डायमंड के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, इस तरह से, कोई दिक्कत। उसके बाद में पांचवा केस देख लीजिए, फिर आप इसमें देख लीजिएगा सबका इसका डेफिनेशन बताया गया है, कोई दिक्कत, ध्यान से समझिए। डेफिनेशन लिखेंगे तो समय लग जाएगी, समझ में आ रही है। अब देखो पांचवा जो है ना, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। ग्लास स्लैब से क्या होता है, रिफ्लेक्शन पूछ देता है। यह आपका VVI है, कोई दिक्कत। कैसे, तो यह रेक्टेंगुलर स्लैब था, कोई दिक्कत, याद आ रही है। यहाँ से नॉर्मल खींचिएगा,
कोई दिक्कत? नॉर्मल यहाँ से थिकनेस इसका टी मान लिए थे, लाइट यहाँ से पास करेगा इंसिडेंट लाइट, तो यह लाइट इंसिडेंट का है पाथ एक्चुअली में, लेकिन यहाँ रेयर हमने बना लिया, रेयर बोले तो खाली मीडियम, और इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने डेंसर बोल दिया। डेंसर बोले तो कुछ ना कुछ भरा होगा, चाहे जो कुछ भरा रहे उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसर। तो लाइट का एक्चुअल पाथ तो यह है, इंसिडेंट लाइट है, और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, क्योंकि रियल से डेंसर में जाता है तो लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके किधर झुकता है, तो नॉर्मल के तरफ झुकता है, तो यहाँ पर झुका दिए नॉर्मल के तरफ, यहाँ फिर यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, तो लाइट की एक्चुअल पाथ यह है, लेकिन यह जैसे ही डेंसर से रेयर में जाएगा तो बाहर भागेगा। यह सब पीछे कराए हैं ना, बोलो तो यह क्या हो गया, इमर्जेंट रे हो गया, अपने पाथ से इतना क्या कर गया, इमर्ज कर गया। यह वाला एंगल आई बनाएगा नॉर्मल रे और इंसिडेंट के बीच में, आई, तो यह आई हो जाएगा, तो यह टोटल आई हो जाएगी। कोई दिक्कत? यहाँ से यह आई है तो यह भी आई होगा, और नहीं तो आर कोई कोई बोलेगा, एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, अभी बोले थे जस्ट, तो इसको आर लिखोगे। कोई दिक्कत? या आई लिखोगे, जो लिखना है लिखिए। ठीक है, तो यह आई है, तो यहाँ पर यह आई है, यह आपका नॉर्मल है, यह रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ से हमने इसको आर बोल दिया। यह टोटल आई, तो यह भी आई, यह हो गया आर। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? यह आर, तो यह वाला कितना होगा, आई माइनस आर हो जाएगा। समझ में आई? तो लिख लीजिएगा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देन इट रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट, देन वी हैव टू डिटरमाइन फ्रॉम द फिगर, यह लिखना आपको जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को दिखाए, मिटा दे इसको, इतना कर लीजिएगा आपकी काम हो जाएगी। ठीक है, फिजिक्स में लाइट्स को दिखा रहे हैं, उसके बाद में मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आ जाएंगे, फिर केमिस्ट्री आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगा, काम आपकी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं हम कैसा, तो अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट 5 के बाद 6 ना था, 6 नंबर 10 सवाल हम सॉल्व, 10 सवाल जो है ना गेस करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। 6 जैसे कि यह आपका यह हो गया क्या, एक को हमने बोल दिया रेयर और दूसरा को बोल दिया डेंसर। ठीक है, लाइट यहाँ से जाएगा, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर आपका क्या है, नॉर्मल है, यह रेयर है और यहाँ डेंसर है, तो लाइट की एक्चुअल पाथ यह है। कोई दिक्कत? यह क्या करेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। उसी तरह से लाइट यदि कहाँ से आएगा, रियल से आएगा डेंसर में, तो लाइट की एक्चुअल पाथ यह है, लेकिन यह नॉर्मल के क्या आएगा, नज़दीक आएगा। कोई दिक्कत? यह नॉर्मल है आपका, तो यह वाला याद रखिएगा बात को। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछता है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन 7 में क्या देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन 7 में पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस P इजकल टू 1/f होता है। ठीक है, और फोकल लेंथ हमेशा किस में रखना है, तो मीटर में रखना है, इन मीटर ऑलवेज। इसका ऐसा यूनिट वगैरह देख लो, तो 1/मीटर हो गया, और 1/मीटर बोले तो डायोप्टर होता है। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, डायोप्टर हो गया। तो पावर बराबर 1/f। कभी कदाल पूछ देता है ना, कि जैसे कि मान के चलो, ये खूब पूछता है जी कि फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो डायोप्टर थी, पावर ऑफ लेंस कितना होगा, और बच्चा लगा के आएगा कि P बराबर 1/25 कर देगा, और सीधे इसको काट कूट के कर देगा कि 0 पॉइंट कितना आएगा, 0 पॉइंट डिवाइड देंगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, और 4 बार में हो जाएंगे 4, 0.4 डायोप्टर। जो आपका ऑप्शन यह क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हमेशा किस में रखना है, मीटर में रखना है। तो 25 सेंटीमीटर है, मीटर को ले जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो यह 100 ऊपर चला जाएगा ना, और 25 चौको क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 डायोप्टर आएगा। तो हमेशा याद रखना बाबू कि हमेशा पावर ऑफ लेंस निकालना है तो फोकल लेंथ को किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। तो यह आपका लाइट से क्वेश्चन था, गेसिंग। कोई दिक्कत? चलिए अब लाइट के बाद आ जाता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड। 1 मिनट देख लेता हूँ कैमरा ऑन है ना, ऐसा नहीं कि एक बार मैं बना रहा था कैमरा ऑन ही नहीं किया था। कोई दिक्कत? चलिए कैमरा ऑन है, ठीक ठाक है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ध्यान से समझते चलिए बात को, थोड़ा सा विद्वान बनिएगा, फंस जाइएगा। इसलिए कम से कम इतना दिन तो नहीं पढ़ा, तो एक क्लास पढ़ने में क्या जाता है, आप ही के लिए बोल रहे हैं।
और क्वेश्चन आप उठा करके देखिएगा प्रीवियस ईयर का 8-10 साल का, 8-10 साल का मत देखिएगा, उतना पीछे नहीं जाएगा, 4-5 साल का देख लीजिएगा और उसके बाद में देखिएगा कहीं ना कहीं यही से पूछा गया है। और डायरेक्ट डिफिनेशन नहीं पूछता है, इसी को घुमा घुमा करके पूछ देगा, तो पढ़ले रहिएगा तो जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, ह्यूमन आई एन कलरफुल वर्ल्ड में पहला देखिएगा क्लियरली विजन के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट होता है ना वह कितना होता है, तो यह 25 सेंटीमीटर होता है क्लियरली विजन ऑफ नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, लिख लीजिएगा नियरेस्ट पॉइंट। आदमी को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सवाल इस सब बता रहे हैं। और दूसरा आप क्या याद रखिएगा, तो बाबू दूसरा याद रखिएगा कि आइरिस का काम क्या होता है आंख में। ठीक है, आइरिस क्या करता है, तो आइरिस जो है ना IRIS यह जो है ना लाइट कंट्रोलिंग करने का काम करता है। ठीक है, क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जो अभी बतला रहे हैं उसको प्यार से और सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए। लाइट कंट्रोलिंग आइरिस। और उसके बाद में इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, तो इमेज फॉर्म होता है आपका किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। ठीक है, रेटिना पर। और कैसा बनता है रेटिना पर, तो रियल इन्वर्टेड बनता है। कैसा, तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा। ठीक है, डिमिनिश एज ऑब्जेक्ट, इतना थोड़ी हमको नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है, लिख लेना डिमिनिश एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, अब हाथी का इमेज हाथी जितना बड़ा थोड़ी बनेगा। और कभी कदाल पूछ देता है, चौथा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं नहीं कि सब्जेक्टिव। सिलियरी मसल्स क्या करता है, या फोकल लेंथ घटाने और बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। कोई दिक्कत, सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ घटाने और बढ़ाने का काम करता है। और 5वां याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव गेस कर रहे हैं, बताओ समझ रहे हो। 5वां याद रखिएगा आप कि हमारे जो आँख है वह आँख में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। कोई दिक्कत, इस तरह से लेंस होता है ना कन्वेक्स, तो कौन सा लेंस होता है, तो कन्वेक्स लेंस होता है। समझ में आई बात, आँख में कौन सा लेंस होता है, तो आँख में जो है ना वह कन्वेक्स लेंस होता है। इसको मिटा दे, यह क्वेश्चन नंबर 1 हो गया गेस, यह तो ऑब्जेक्टिव है। कोई दिक्कत, चलिए मिटा दें, ध्यान से समझते चलो। और अभी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है ना उसको दिखाएंगे भी। ढेर बच्चा तो सोचेगा कि प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन वह देख लिए हैं और उसी को लेकर के बता रहे हैं। ना बाबू, ध्यान से समझो, बहुत अलग बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझते चलिए। जो ऐसा सोच रहा है उसकी सोच को धन्यवाद। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर इसका 2 गेसिंग में देखो, लाइट से ह्यूमन आई एन कलरफुल वर्ल्ड ना है, लाइट नहीं है, ह्यूमन आई एन कलरफुल वर्ल्ड है। उसके बाद और क्या याद रखिएगा, तो इसमें आप डिफेक्ट ऑफ विजन याद रखना, डिफेक्ट ऑफ विजन। और डिफेक्ट ऑफ विजन में पहला याद रखना मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है, तो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। कोई दिक्कत, कैसे, तो इमेज थोड़ा सा बना लो। ठीक है, यहाँ पर मायोपिया हो जाएगा, तो सुनो, यहाँ से लाइट जाएगी और लाइट रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाएगा। नॉर्मल आई रहता तो रेटिना पे आते, और नॉर्मल आई नहीं है तो रेटिना से पहले इमेज फॉर्म होगा। इसका करेक्शन वगैरह पूछ देता है, करेक्शन किससे करोगे, यहाँ से लाइट जाएगी। कोई दिक्कत, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूटन बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से लाइट जाएगा। कोई दिक्कत, अब इसमें कौन सा लगाएंगे मायोपिया, निकट दिखेगा दूर नहीं दिखेगा, तो इसमें हम सीधा कनकेव लेंस लगा देंगे, हमारी काम बन जाएगी। ठीक है, कनकेव लेंस को क्या करेंगे, लगा देंगे। इसका कभी कभी इफेक्ट पूछता है जो इम्पोर्टेंट है, VVI है, पता नहीं यह कौन सा शिफ्ट में पूछेगा, मुझे नहीं मालूम। इफेक्ट्स मायोपिया का, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, लिख लो, लिखो, लिखे में जाता है समय ज़्यादा। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल पहला
और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद में अगला यह 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन गेस देखो, आप याद रखिएगा फिजिक्स में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अभी ग्लास स्लैब दिखाए थे, अब प्रिज्म थोड़ा सा देख लो। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म कैसे, यहाँ से यह प्रिज्म बना लेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ से व्हाइट लाइट जाएगा, यहाँ से सेकेंड सरफेस से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, इसको हमने बेस ऑफ लाइन बना लिया, रिफ्लेक्ट होती है सेकेंड सरफेस से, इस तरह से याद आ रही है। तो यह इंसिडेंट लाइट था, कोई दिक्कत? रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से हो गया, रिफ्लेक्ट करके यह इमर्ज कर गया एक्चुअल पाथ से, तो इसको इमर्जेंट रे बोल दिए, इमर्जेंट रे हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ से नॉर्मल खींच दिया और यहाँ से भी नॉर्मल खींच दिया, डॉट डॉट कर देना, n1 बोल दिए, इसको n2 बोल दिए। यह r1 हो था, यह r2 था, कोई दिक्कत? यह I हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इमर्जेंट के रे के बीच का एंगल E बन जाएगी। कोई दिक्कत? यही क्या हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हो गया। तो व्हेन व्हाइट लाइट या इंसिडेंट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म देन इच इमर्जेंट थ्रू द सेकेंड सरफेस, देन वी हैव टू डिटरमाइन फ्रॉम द फिगर। 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन और गेस बता रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट से, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? तो बाबू जैसे कि यह प्रिज्म है, कोई दिक्कत? यहाँ से लाइट जब जाएगा ना, व्हाइट लाइट, तो यह 7 कलर में क्या होता है, टूट जाता है, और यहाँ पर आकर के यह इमेज फॉर्म करता है स्क्रीन पे। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अर्थात व्हेन रे ऑफ लाइट और व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द डिस्पर्सिंग एलिमेंट और प्रिज्म देन इट स्प्लाइट इनटू कंपोनेंट ऑफ द कलर बैंड विच ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। इसी को बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट में इसको क्या लिखेंगे, VIBGYOR, ठीक है। तो यह क्या बन गया, विजियोर बन गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड हो गया। याद रखना कि वायलेट का जो है ना, वायलेट का डेविएशन जो है, डेविएशन क्या होता है, वह मैक्सिमम होता है, जबकि वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ क्या होता है, छोटा होता है। यह ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है और आप खूब बना करके आइएगा। डेविएशन मैक्सिमम होता है और वेवलेंथ जो है ना वह छोटा होता है, और यही आप पलट दीजिए रेड का, तो रेड का डेविएशन जो है ना वह कम होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम, और वेवलेंथ जो है ना वह मैक्सिमम होता है। यही कारण है कि रेड सिग्नल कलर होती है, कि डेविएट कम करता है, वेवलेंथ ज़्यादा है, और हमारे आँखों तक डेविएट कम करने के कारण पहुँच जाती है आसानी से, और रेड कलर को सिग्नल कलर बना दिया जाता है। उसके बाद में एक यहाँ पर और याद रखिएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट से ही, कि जैसे यह कोई प्रिज्म है और यहाँ से व्हाइट लाइट जा रही है, तो यह व्हाइट लाइट जो है जनरली क्या होगा, कई सारे कलर में टूटेगा, ठीक है, 7 कलर में टूटता है, और फिर यहाँ डबल प्रिज्म से यही लाइट क्या करेगा, पास करेगा ना, तो केवल एक सिंगल लाइट ही क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। यह व्हाइट लाइट गया था ना, तो यह कलर में टूट गया, और यही फिर सेकेंड प्रिज्म से पास किए तो केवल व्हाइट लाइट ही क्या करेगा, बाहर निकलेगी। तो यह आपका 3 क्वेश्चन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो कितना क्वेश्चन बन गया, 10 क्वेश्चन, 2 चैप्टर 10 क्वेश्चन फिजिक्स से। चलिए गेस होता है, ध्यान से समझते चलो। अब है ह्यूमन आई एंड वर्ल्ड कलरफुल वर्ल्ड के बाद इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान से थोड़ा सा देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर उसके बाद में मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कोई कोई तो गेस ऐसा कर देता है ना कि पूरा किताबें लिख देगा और कहेगा कि सब पढ़ लेना। कितना पढ़ेगा, 24 घंटा में बच्चा है, ठीक है। ध्यान से समझते चलो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन अब तक हमने गेस कर लिया, ध्यान से समझो बात को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसमें 1 नंबर सवाल सुनो, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मैं मान के चल रहा हूं कि सभे लड़ जाए, कोई दिक्कत है, ध्यान से समझिए। तो
तो एक इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर चार्ज याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, और एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आप याद रखिएगा एसआई यूनिट ऑफ करंट, और करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, और नहीं तो उससे नहीं यदि याद रखना है तो यूनिट ऑफ एम्पियर कभी कभी पूछता है। तो यूनिट ऑफ एम्पियर क्या होता है? तो चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम। ठीक है, चार्ज बराबर Q बराबर I इंटू टी होता है। तो I बराबर क्या होगा? Q बाई टी होगा। और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, टाइम का सेकेंड होता है। तो यूनिट डिफाइन करने के लिए बताइएगा, व्हेन यूनिट ऑफ कूलम या यूनिट ऑफ कूलम चार्ज पासे थ्रू इन यूनिट ऑफ टाइम टेकन, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ एम्पियर। नहीं पूछेगा लेकिन याद रखिएगा, देखे हैं सवाल ऐसा आता है। उसके बाद में अगला 3 नंबर, ओम्स लॉ से डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ओम्स लॉ से देखता है कि जैसे किसी वायर का रजिस्टेंस R है, कोई दिक्कत, किसी वायर का रजिस्टेंस R है और हम पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो करंट कितना हो जाएगा? या पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तो करंट कितना हो जाएगा? तो बाबू ओम्स ने बोला था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, अर्थात V जब इंक्रीज करेगा ना, जितना V इंक्रीज करेगा उतना ही I भी इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? यदि V को 4 गुना बढ़ाएंगे तो I भी 4 गुना बढ़ जाएगी। यदि V को 1/4 करेंगे तो I भी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। और पूछ देता है कि यह जो है ना किस लॉ पर आपका बेसिस है, तो V और I का जब रिलेशन देगा तो ओम्स लॉ पर आधारित होगा। उसके बाद में इसमें V बराबर हो जाएगा क्या? IR, और R क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और R को रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। R बराबर V बाई I, वोल्ट हो जाएगा इसका, और I का एम्पियर, इसको बोलते हैं ओम। तो कभी कभी पूछता क्या है कि रेजिस्टेंस को डिफाइन करो और इसका एसआई यूनिट बताओ। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस होता है कि इट इज इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट, एंड एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अगला क्वेश्चन नंबर 4 याद रखिएगा, फैक्टर ऑन विच कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फैक्टर ऑन विच कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब स्पेलिंग कोई शुद्धता करेगा तो सबसे बड़का बौक होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लिखने में समय जाता है। फैक्टर ऑन विच कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो बहुत सारे हैं। इफेक्ट ऑफ डायमेंशन, शेप एंड साइज, शेप और साइज पर क्या होता है? निर्भर रहता है। टेम्परेचर पर, लाइट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, नेचर ऑफ मटेरियल पर, सब पर अपना अपना नेचर होता है। तो शेप और साइज में बस एक ही बात याद रखिएगा, शेप एंड साइज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए, अर्थात यह कंडक्टर है और जब इस कंडक्टर का लेंथ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो जितना बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जितना लेंथ को घटाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कोई दिक्कत? जैसे कि यहाँ से खींच दिए तो रेजिस्टेंस घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? जैसे यह L है और L से हमने क्या कर दिया? 12 कर दिया, तो यहाँ पर रख दो। R1 हम करेंगे तो L बाई ए हो जाएगा, और R2 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ L के जगह 12 बाई ए हो जाएगा। तो R2 हो गया और L बाई ए का वैल्यू क्या है? R1 है। तो 2R1 क्या हो गया? रेजिस्टेंस दोगुना क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस फार्मूला पर रख करके कितना घट रहा है और कितना बढ़ रहा है चेक कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ से 5वां सवाल आप गेस में लिख लीजिए, पावर। ठीक है, पावर। अब पावर ऐसा नहीं कि एजे से चालू होता है एजे समाप्त होता है, वह अलग हो जाएगा। तो पावर में याद रखिएगा कि पावर से नहीं पूछेगा कि पावर का ऐसा यूनिट वगैरह क्या होता है। एक रिलेशन याद रखिएगा कि पावर का रिलेशन पूछता है V स्क्वायर बाई आर होता है, नहीं तो P बराबर VI दे देता है। कोई दिक्कत? और नहीं तो P बराबर I स्क्वायर R देता है।
कोई दिक्कत। और वही आई के जगह वी बाई आर पुट करते हैं तो यह वाला आ जाता है वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर आ जाता है। तो यह तीनों क्या करिएगा, याद रखिएगा। तो 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से हमने इंपॉर्टेंट लगा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद में एक चैप्टर और है इसका, मैग्नेटिज्म। ठीक है, कितना हो गया, 15 सवाल हो गए। मैग्नेटिज्म, टोटल 39 सवाल देता है। ठीक है, 39 सवाल देता है। और यदि हम 50 सवाल सॉल्व करते हैं और कहीं यदि 50 सवाल में आपका 20 सवाल 15 सवाल भी मैच कर गया तो मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। ठीक है, कितना हो गया गेसिंग, 15 सवाल गेसिंग हो गया। चलिए अगला, ध्यान से समझते चलो, माइंड को कंसंट्रेट करके बात को सुनो कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपका अगला आता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में क्या याद रखना, तो मैग्नेटिज्म में याद रखना, थोड़ा सा दूध पी लेता हूं। ठीक है, चलिए कंठ वगैरह सूखे नहीं, बोलते बोलते ऐसा असर हो जाती है। ठीक है, क्या करोगे, जिंदगी है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में सबसे पहला याद रखिएगा कि ऑस्टड प्रिंसिपल, ऑस्टड, ऑस्टड प्रिंसिपल, ऑस्टड पहला, ऑस्टड ने क्या बोला, तो ऑस्टड ने बोला कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करता है। व्हेन मैग्नेटिक कंपास केप्ट नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर देन द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास बी प्रोड्यूस, सो इट कैन से दैट करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद में इसका डायरेक्शन वगैरह पूछ लेता है कि जब यह कंडक्टर में करंट आई पास कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, तो यह भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। यदि रिवर्स डायरेक्शन में पास करेगा करंट तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल भी रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। कोई दिक्कत। चलिए तो एक यहां से यह हो गया और दूसरा हो गया करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, यह आपका आता है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरा लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, करंट कैरिंग, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड। ठीक है, वुडन बोर्ड। ठीक है, यह सवाल छपेगा और पता नहीं कि किस शिफ्ट में छपेगा, फर्स्ट में या सेकंड में, मैं नहीं जानता, लेकिन यह सवाल आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, अब किस में छपेगा मुझे को पता नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो यह कैसे होता है, तो सुनो, यहाँ से यह रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेना। ठीक है, और यह ABCD हो गया, ABCD, और यहाँ प्लेट में छेद कर दिया। रेक्टेंगुलर प्लेट क्या है, वुड का प्लेट है, और यहाँ से कंडक्टर क्या किए, पास करा लिए एक, और एक हमने बैटरी लगा दिया, स्विच वगैरह लगा सकते हो। यह प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया। हमेशा करंट जो है ना वह प्लस से माइनस की तरफ चलता है और इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक कंपोनेंट रख दिए। अब इस मैग्नेटिक कंपोनेंट को जब कंडक्टर के पास रखेंगे तो जितने सारे मैग्नेटिक मटेरियल है वह क्या हो जाएगा, कंडक्टर के सर्कुलर अरेंज हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यह क्या करता है कि सर्कुलर फील्ड लाइंस को फॉर्म करता है। और सवाल पूछता है कि क्या कंडक्टर से दूर जाएंगे तो फील्ड लाइंस घटेगा कि बढ़ेगा, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड घटेगी कि बढ़ेगी। तो बाबू कंडक्टर से दूर जाओगे तो फील्ड जो है ना घट जाएगा। ठीक है, किसी के पास में बैठे हो, जैसे कि तुम उसके पास में हो तो खिंचाव ज़्यादा है ना, और उससे जैसे ही दूर जाओगे तो खिंचाव कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है।
ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा पता नहीं किस में आएगा। चलिए इसको मिटा दे। तीसरा नंबर, तीसरा आपका अगला फैराडे की फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, और मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, यह इंपॉर्टेंट है। फैराडे नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, और नहीं तो प्लस मैक्सवेल राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि अपने बाएं हाथ की उंगली को इस प्रकार स्ट्रेच किया कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। इसको हमने बोला था क्या, तो इसको थंब बोला था। और थंब क्या करता है, तो थंब जो है आपका यह मैग्नेटिक फोर्स बतलाता है, सेंट्रल फिंगर जो है वह क्या बतलाता है, करंट बतलाता है, और फोर फिंगर जो है क्या करता है, तो फोर फिंगर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इसमें करंट आई पास कर रही है और हम अंगूठा को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर को क्या करेंगे, फोर फिंगर, FOUR बोल रहे हैं, नहीं कि FORE, फोर फिंगर अपने चारों फिंगर को कर्ल करेंगे और कर्ल होकर के जिधर जाएगा वह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। कोई दिक्कत? तो व्हेन थंब केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फोर फिंगर टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिटा दे। चलिए उसके बाद में अगला 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सोलिनॉइड को देख लेना। सोलिनॉइड क्या होता है, तो सोलिनॉइड होता है कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर टाइटली वुंड ओवर द सिलेंडर फॉर्म्स इज कॉल्ड सोलिनॉइड, ठीक है। सोलिनॉइड ध्यान से समझिए, यह सोलिनॉइड हो गया, और यह सोलिनॉइड इस तरह से होता है, और इसको ले करके क्या कर दिया हमने, बैटरी से जोड़ दिया। तो यहाँ से क्या करेगा, करंट पास करेगा, तो एक नॉर्थ पोल बनाएगा, एक साउथ पोल बनाएगा ना, नॉर्थ पोल बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा। कोई दिक्कत? क्यों बनाएगा बाबू, क्योंकि जब इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होता है। तो कहते हैं कि यह कैसा बिहेव्स कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव्स कर रहा है। और इसके अंदर फील्ड जो है ना, सब जगह क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात एवरी पॉइंट फील्ड क्या है, सेम है। एवरी पॉइंट पे फील्ड जो है ना सेम है। तो सोलिनॉइड के अंदर कितना फील्ड होता है, तो सोलिनॉइड के अंदर जो है ना एवरी पॉइंट पे फील्ड बराबर होता है। कोई दिक्कत? 0 नहीं होता है, बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन डी पे यह इसका आंसर लिखा होता है, ठीक है। और 5वां आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग क्लोज कंडक्टर को रखते हैं तो यह क्या करता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। व्हेन क्लोज कंडक्टर केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड देन induced current is produced and this phenomenon is called electromagnetic induction. It was discovered by Michael Faraday, ठीक है। यह माइकल फैराडे साहब क्या किए थे, इसका डिस्कवर किए थे। जब इसमें क्या रखेंगे, क्लोज कंडक्टर लिखना बड़ी जरूरी है, यदि ओपन कंडक्टर लिखिएगा तो बात फुलफिल नहीं होगा, अर्थात गलत हो जाएगी, ठीक है। क्लोज कंडक्टर रखेंगे ना तो यहाँ पर आई बनेगा, और आई कैसा बनेगा, तो इंड्यूस बनेगा। कोई कोई कहता है कि इंड्यूस करंट छोटा करंट होती है ना, छोटा करंट यहाँ पर है, बात मानते हैं, इसका बात बहुत बड़ा है। जो अगला आपको जब हम 12th का और 11th का सेशन स्टार्ट करेंगे ना नई सेशन, तो बताएंगे कि इसमें क्या बात है। तो आप अभी परीक्षा में अच्छा नंबर लाइए, विद्वान मत बनिए। तो टोटल कै गो हो गया, 15 और 5 यहाँ पर अभी किए, तो 20 सवाल हमने क्या किया, फिजिक्स से गेस कर दिया। 20 सवाल में से आपका 10-11 सवाल आएंगे। कोई दिक्कत? अब कौन आएगा इसमें से मुझे पता नहीं, इतना आप कर लीजिएगा। पूरा फिजिक्स में हमने 20 सवाल सॉल्व कराया। कोई दिक्कत? चलो
अगला टोटल आपका 39 सवाल रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स से केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत? चलो इसको श्योर गेस करके लिख लेना। कोई कोई तो किताब में टिक लगवा देता है, तो पता है बाबू कि किताब में टिक लगावे वाला सवाल नहीं आएगा। अगर वैसा पूछता तो लट के सब ना चल जाता। 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए 40 मिनट ही हुई है अभी, टाइम है हमारे पास। 1.5 से 2 घंटा का तो वीडियो रहेगा ही, चाहे जितना देरी का रहे मैं समझा करके ही जाऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में अब हेडिंग लगा लीजिएगा केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहला याद रखिएगा इसके प्रॉपर्टीज वगैरह को, कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज में इसमें होता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, और पीपीटी का जब फॉर्मेशन करेगा ना तो कलर याद रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का कलर को याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में हम आपको देते हैं कि सपोज करो कि हमने क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट ले लिया, PbNO3 2 ले लिए, कोई दिक्कत, लेड नाइट्रेट ले लिया, और उसके बाद में हमने रिएक्शन करा दिया किससे, तो हमने रिएक्शन करा दिया सोडियम क्लोराइड से। तो यह सोडियम लेड को कहेगा कि हट जा, और मैं बना दूंगा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और उसके बाद में बना देगा PbCl2, ठीक है। PbCl2 क्या होगा, यह फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। PbCl2 का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। तो पूछ देगा कि PbCl2 लेड क्लोराइड का प्रिसिपिटेशन जो है ना वह कैसा फॉर्म होगी, ठीक है। तो क्लोरीन आ गया बाबू, और जब क्लोरीन आ गया ना तो यह कैसा देगा, तो जनरली यह ब्लैक प्रिसिपिटेट शो करेगा ना, ठीक है। BLACK यह क्या करेगा, ब्लैक शो करेगा। तो थोड़ा सा कलर वगैरह को क्या करिएगा, याद रखिएगा। जैसे कि सल्फाइड हो गया, सिल्वर सल्फाइड कैसा पीपीटी को शो करेगा, तो यह ब्लैक करेगा, कोई दिक्कत, यह भी ब्लैक करेगा। कॉपर सल्फेट कैसा प्रिसिपिटेट शो करेगा, तो यह जो है ना आपका ग्रीन करेगा। आयरन ऑक्साइड कैसा होगा, Fe2O खूब पूछता है, रेड प्रिसिपिटेट शो करेगा, कोई दिक्कत। तो यह सब प्रिसिपिटेट का कलर वगैरह थोड़ा सा क्या करिएगा, याद रखिएगा, सवाल आपका आता है। चलो उसके बाद यहां से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद में कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट हो गया। सेकंड आप याद क्या रखिएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन फिजिक्स में 20 क्वेश्चन हुई है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहला याद रखिएगा आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा याद रखिएगा आप डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ऑब्जेक्टिव के लिए फायदा करेगा, और कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन तो ये सब कहानी कराए हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट बिकॉज 2 टाइम। और डिकम्पोजिशन होता है कि बड़ा सा सब्सटेंस छोटा छोटा में टूट जाता है। जैसे ABC कोई सब्सटेंस है, A प्लस B प्लस C में क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। और कॉम्बिनेशन क्या होगा, A प्लस B प्लस C जो है ना कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बना देगा। डिस्प्लेसमेंट डबल होता है कि AB हो गया और CD हो गया, तो बाहर से बाहर अंदर से अंदर काम होगा, तो AD हो जाएगा और BC हो जाएगा। यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन AB प्लस C है, ऐसे लिखो, A प्लस BC है, तो क्या करेगा, A B को हटा देगा और AC के साथ जुड़ जाएगा, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद में तीसरा याद इसमें रखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन प्लस जिसमें रिडक्शन होगी उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन होगा गेन
और हाइड्रोजन होगा आपका लूज। जस्ट अपोजिट यहाँ कर दीजिएगा, ऑक्सीजन होगा लूज और हाइड्रोजन होगा इसमें गेन। ठीक है, इसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो आपका केमिकल रिएक्शन से इतना इंपॉर्टेंट हुआ, 3 सवाल केमिकल रिएक्शन से। अब इसमें से पूछेगा, अब कौन पूछे मुझे पता नहीं। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो केमिस्ट्री में 3 सवाल हो गया। अब सुनो, मिटार दें। चलिए अब आपका हेडिंग लगाइए, सेकेंड टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्या पूछेगा? एसिड बेस एंड सॉल्ट, सुनो, दूसरा चैप्टर एसिड हो गया, बेस हो गया एंड सॉल्ट हो गया। सबसे पहला बात, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एसिड हमेशा सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं और हेनियस के अनुसार एसिड ऑलवेज गिव्स H+ आयन अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस इक्वेशन। और टाइप्स ऑफ एसिड में एक याद रखिएगा आपका कि ऑर्गेनिक एसिड होता है, इसमें ऑर्गेनिक एसिड होता है, और उसके बाद में दूसरा होता है आपका मिनरल एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड में याद रखना कि एंट में कौन सा एसिड होता है, चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। और विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो विनेगर में जो है ना आपका होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। आंवला में कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह 3 बात याद रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा तो दही का याद रखिएगा, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, और मिनरल एसिड में सुनो याद रखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भाग लेने वाला एसिड कौन होता है, तो HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा बात याद रखिएगा कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है बट वीक इन नेचर है, वीक इन नेचर है, कोई दिक्कत। कोको कोला में इसी एसिड का यूज होता है। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ एसिड, दूसरा सवाल, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो एसिड का प्रिपरेशन जो है ना, हम ले लिया जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो मिल करके क्या बना दिया, HCl, तो नॉन मेटल, और यहाँ पर भी नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन यहाँ लिखेगा और यहाँ नॉन मेटल लिखेगा। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स फ्रॉम द नॉन मेटल टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। और पहला के बाद दूसरा याद रखना इसमें कि नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि सल्फर ऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्शन करा दिया, SO3 ले लिया या SO2 ही लो, चलो, तो यह क्या बना देगा, H2 बना देगा और SO3 बना देगा, सल्फरस एसिड बना देगा। ऐसा ना कि H2SO4 कर देना, यहाँ 3 रहता तो 4 हो जाती, कोई दिक्कत। तो यह 2 बात याद रखना। और तीसरा याद रखना एसिड से कि मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है मेटल कार्बोनेट बोले तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन कर दिया HCl के साथ तो क्या बना देगा, मेटल का कार्बोनेट और एसिड आपस में रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 गैस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और जिस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं उसको डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें चौथा बात याद रखिएगा आप, कलर। ठीक है, कलर को याद रखिएगा, कलर में एसिड और बेस दोनों को देख लेते हैं। कलर में एसिड भी देख लेता हूं प्लस बेस भी देख लेता हूं। तो कौन कौन कलर होगा थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझो कि मिटा दे इसको। ठीक है, और यह आखिरी इसका होगा तो 3 + 4, कोई दिक्कत। 4 सवाल कहाँ से, एसिड बेस एंड सॉल्ट से। तो इसका कलर को चलो दिखा देता हूं कि कौन सा कलर, इंडिकेटर वगैरह से सवाल पूछता है, सॉल्ट से नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए कलर वगैरह को याद रखना। एक तरफ लिख देता हूं एसिड, एक तरफ लिख लेता हूं बेस। ठीक है, और यहां पर लिख लेता हूं इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है, तो इंडिकेटर होता है कि यह इंस्ट्रूमेंट है जो करता क्या है ना, एसिड और बेस को
सेटिस्फाई करता है। और इस सब में सबसे पहले आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज पर एसिड कैसा कलर देगा? रेड देगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज रेड, मिथाइल ऑरेंज पर कैसा देगा? रेड देगा। उसके बाद में फेनोप्थिलीन, फेनोप्थिलीन, फेनोप्थिलीन पर कैसा देगा? कलरलेस देगा, कलर लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत। फेनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। अगला और क्या लिखिएगा? लिटमस पेपर याद रखिएगा। लिटमस पेपर क्या देगा? एसिड है तो रेड देगा। और यहाँ पर देखो मिथाइल ऑरेंज रेड, तो यह येलो देगा, कोई दिक्कत। रेड हो गया, येलो। और फेनोप्थिलीन पर क्या देगा? पिंक देगा। और लिटमस पेपर पर ब्लू देगा। और पीएच स्केल पर देखो, पीएच स्केल पर यह क्या करेगा? पीएच वैल्यू जो है ना वह क्या होगा? 7 से कम होगा कि ज़्यादा होगा? सुनो, यह 7 से कम होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। और यहाँ पर पीएच वैल्यू जो है ना 7 से बड़ा होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10, 11, 12, 13 और 14 होगा। इंडिकेटर पर रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो रेंज जो है ना वह 1 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो रेंज जो है ना वह 1 से 14 तक होती है, कोई दिक्कत। 1 to 14 होता है। चलिए, उसके बाद में अगला यह क्या हो गया आपका? केमिस्ट्री से हो गया एसिड बेस एंड सॉल्ट, कोई दिक्कत। चलो, तो 3 और 4 7 सवाल हो गए। मेटल और नॉन मेटल को देखो। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, तीसरा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में पहला आप याद रखिएगा, दोनों के बीच में फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या होगा? डिफरेंस, कि मेटल डक्टाइल होता है, उसके बाद में सोनरस होता है, मिलिएबल होता है। और पलट करके अपोजिट में नॉन मेटल का लिख दीजिएगा 1 नंबर। 2 नंबर रिएक्टिविटी सीरीज से याद रखिएगा, सवाल उठाता है कि कौन जो है ना वह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है, कोई दिक्कत। और इसमें याद रखिएगा कि पोटासियम प्लस H2O को जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे कोल्ड वाटर से, तो यह पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? लिबरेट करेगा। लिलैक कलर को शो करता है, लिलैक कलर देगा। और सोडियम प्लस H2O को मिलाएंगे तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और यह गोल्डन येलो कलर देगा, गोल्डन येलो कलर देगा। यह बात याद रखिएगा। 2 सवाल। तीसरा सवाल क्या याद रखिएगा? तो कभी कभी पूछ देता है कि सोडियम और पोटासियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यह हाईली रिएक्टिव होता है और आसानी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो केरोसिन ऑयल में ही क्यों डुबाया जाता है? क्योंकि इनफ्लेमेबल लेयर चढ़ा देती है केरोसिन ऑयल, कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद और क्या याद रखिएगा? रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, उधर गाना बजने लगा तो पूरा ध्यान गाना पर चल जाती है, ऐसा ऐसा। ठीक है, सुनो अगला। अब इसमें गैस में और क्या इसमें आपको बताएं, कोई छूटे नहीं। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को देख लेना। तीसरा, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। सुनो, इससे पहले कभी कभी जो है ना वह पूछ देता है आपका गोल्ड एक्वा रजिया वाला रेशियो। एक्वा रजिया, सुना? हाँ, देखो एक्वा रजिया, एक्वा रजिया क्या होता है? HNO3, ठीक है, प्लस HCl, HNO3 और HCl, HCl 3 भाग होता है, HNO3 जो है ना 1 भाग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्वा रजिया किस एसिड का होता है? सॉल्यूशन HNO3 प्लस HCl होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यह 3 सवाल रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या होता है? ओर्स को हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में। ठीक है, और कैल्सिनेशन को में ओर्स को हीट करते हैं O2 के एब्सेंस में। ठीक है, तो 3 सवाल इससे, 4 और 3 7 और 3 10 सवाल बन गया। अब मेटल और नॉन मेटल के बाद अगला आता है आपका कार्बन एंड कंपाउंड।
ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। ठीक है, चलिए मिटा दें। अगला अब हेडिंग लगाइए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से समझो। ठीक है बोलते हैं ना तो कोई कोई गाना याद रहता है, याद कर लेता है। ठीक है, मिले वाला जून रहल देह में जुनून रहल, काट ले हलस कुकुर साला हरा हरा खून बहल। ठीक है, ये सब गाना सुने हो। देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पहला याद रखना, कार्बन जो है ना वह टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए यह टेट्रावैलेंट होता है। और उसके बाद में दूसरा याद रखिएगा अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन, अकरेंस ऑफ कार्बन होता है फ्री स्टेट और दूसरा होता है आपका कंबाइन स्टेट। ठीक है, कंबाइन स्टेट। तीसरा याद रखिएगा आपका कि ग्रेफाइट जो है ना वह गुड कंडक्टर होता है। क्यों? ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। ठीक है, ग्रेफाइट जो है आपका गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जो भी गुड कंडक्टर होता है वह आपका फ्रीली इलेक्ट्रॉन होती है। कोई दिक्कत? फ्रीली इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द फ्रीली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। कोई दिक्कत समझ में आई? अब हम लोग क्या देखते हैं, तो ग्रेफाइट के बाद अब देखना है हमको हाइड्रोकार्बन वगैरह। ठीक है, 4 नंबर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये सब बता देगा ना बाबू कि डायमंड वगैरह में अंतर क्या है। ग्रेफाइट में डायमंड का यूज किया जाता है ज्वेलरी में। ठीक है, चमकीला होता है। समझ में आ रही है बात? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है डायमंड। कोई दिक्कत? तो डायमंड टेट्राहेड्रल फॉर्म करता है, ज्वेलरी में यूज होता है, कटिंग ऑफ स्टोन में होता है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में मोतियाबिंद का जो लेयर बच जाती है ना उसको हटाया जाता है, पारदर्शी जो झिल्ली चल जाती है रेटिना के ऊपर तो ऑपरेशन किया जाता है डायमंड की सहायता से ही। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन से जो मिल करके बनता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और यह होता है एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। सुनो, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, भोजपुरी वाला सब किस दिन पिटाएगा सब बढ़िया से। सरकार जिस दिन एक्शन लेगी ना सब गाना गाउल छोड़ा देगा ये सब। देखिए खैर नहीं लेगा, बिहार में बाहर है, अपना ही सरकार है। ध्यान से सुनो, देखिए हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अगला आ गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं इसको इंक पिला देता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग पानी पी लीजिए। ठीक है, इतना बाबू किसी भी हाल में कर करके जाइएगा, परीक्षा में बैठिएगा तो याद आएंगे। ठीक है, तो याद तो किसी और को कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलिए हम लोग अब क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक वाला। इंक कम हो गई थी। ठीक है, चलो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, पांचवा सवाल। ठीक है, ऑर्गेनिक में सबसे पहले आता है आपका कि
अल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो इसमें कभी कभी जनरल फार्मूला पूछ देता है अल्केन का, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का। ठीक है, अल्काइन का, अल्केन का होता है CnH2n +2, इसका होता है CnH2n अल्कीन का, और अल्काइन का CnH2n -2 होता है। ठीक है, पांचवा याद रखिएगा, सोडियम एसीटेट पे सोडा लाइम का रिएक्शन खूब पूछता है। सोडियम एसीटेट हीटेड विथ सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम आंसर भी बता दे रहे हैं साथ में यहाँ पर, नहीं तो बच्चा कहेगा कि क्वेश्चन बताए आंसरवा कहाँ देखे जाए। ठीक है, सोडियम एसीटेट हीटेड विथ सोडा लाइम, तो सोडियम एसीटेट क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट हीटेड विथ सोडा लाइम। तो सुनो, CH3COON सोडियम एसीटेट हीटेड विथ सोडा लाइम NaOH, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, CH3COONA बना लिया NaOH। तो यह रिएक्शन करके क्या बना देगा, सुनो, यहाँ से H टूट जाएगा और यहाँ से यह टूटेगा, तो CH4 बना देगा और Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर निकाल देगा। यह खूब पूछता है। और छठा याद रखिएगा आप, रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन, तो इलिमिनेशन रिएक्शन और ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। इलिमिनेशन नहीं पूछता है, सब्स्टिट्यूशन प्लस एडिशन। ठीक है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन में होता है कि जैसे देखो यहाँ पर हमने ले लिया CH4 और Cl2 से रिएक्शन करा दिया, तो मिथाइल क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या हो रही है तो इसको डिस्क्राइब में समझाए हैं, कोई दिक्कत। और एडिशन रिएक्शन क्या है, जैसे C2 हो गया और उसके बाद में H2 हो गया और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, तो देखो यह क्या है, आपका अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है ना, और हाइड्रोजन से जुट जाएगा किससे, तो C2 बना देगा और H4 बना देगा। समझ में आ रही है बात, C2 हो गया और यहाँ पर H4 हो गया। अब फिर इसको रिएक्शन कराएंगे H2 से, तो फिर बना देगा, यहाँ पर फिर H2 से रिएक्शन करा दो तो C2H6 बना देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत, यह है आपका एडिशन रिएक्शन। और 6 के बाद 7 नंबर सवाल याद रखिएगा, एस्टरफिकेशन। एस्टरफिकेशन क्या होता है, तो कोई भी तुम सॉल्ट ले लो और इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करा दीजिए, या CH3COOH एसिड है, एसिटिक एसिड, और रिएक्शन करा दिए CH2OH से, तो यह क्या बना देगा, यह जो है ना आपका, यहाँ से यह टूट जाएगा और यहाँ से यह टूट जाएगा, तो सुनो CH3COO बना देगा, ये टूटेगा बाबू, वेरी सॉरी, OH सुनो, और यहाँ पर CH3COO और यह आके जुट जाएगा CH3CH2 या पहले CH2CH3 लिखो, जो लिखना है लिखिए, और H2O को बाहर निकाल देगा। यह बना दिया इथाइल इथेनोएट बना देगा। और यह कैसा देगा, तो स्वीटी स्मेल देता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कैसा, फ्रूटी स्मेल या स्वीट स्मेल देता है। तो 7 क्वेश्चन यहाँ पर हमने गेस कर दिया, तो 4 और 3 7 और 3 10 7 17, तो केमिस्ट्री से कितना हो गया, 17 सवाल। कोई दिक्कत, 20 17 कितने हो गए, 37। अब बायोलॉजी पर आते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कार्बन कंपाउंड से इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, समझ में आई बात। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री से, टोटल केमिस्ट्री उतना बड़ा बुक है बाबू, 17 सवाल निकाल करके आपको दे दिए। ठीक है, समझ रहे हो, अपने आप में एक चैलेंज ही होता है कि कौन सवाल आपको बताया जाए जिससे आपको बेनिफिट हो। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं जो है ना, आप पिछला साल का नहीं और उससे भी पिछला का देख लीजिएगा, इसी के बीच में कहीं ना कहीं क्वेश्चन को घुमा रहा है। कोई दिक्कत, तो चिंता नहीं करनी है, मेहनत करनी है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ठीक है, खैर, अब बायोलॉजी
बायोलॉजी, ठीक है। जीवन में कुछ नहीं तो बायोलॉजी तो जरूर पढ़नी चाहिए, आपको भी पता है पूरा जीवन ही यूज होगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है बात, हेल्थ वगैरह के बारे में भी पता लग जाएगी ना, इसीलिए। तो बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। अब स्पेलिंग कोई शुद्ध करेगा तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग हमारी शुद्ध तुम करते रहो, मैं इधर बताते रहता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पहला देखते हैं सवाल लाइफ प्रोसेस में, फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में आप सीधा चले जाइए डाइजेशन के ऊपर, ठीक है। और डाइजेशन इस पार्ट को क्या करना है, देख लेना है, ठीक है। डाइजेशन हमने अच्छा से बताया है कि डाइजेशन किस प्रक्रिया से होती है। तो डाइजेशन में एक याद रखिएगा, फूड पाइप का मूवमेंट होता है डाइजेशन के समय, फूड पाइप मूवमेंट करता है, और इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिस्टेलिक मूवमेंट, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। उसके बाद में फिर पूछता है, सुनो लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, और प्रोटीन का कहाँ पे पाचन होती है, डाइजेशन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पाइलोरिक के पास, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है कार्डियाक के नीचे आपका स्टोमक होता है, पेट होता है, एब्डोमेन होता है, ठीक है। इसी के जो खाली जगह होती है तो एब्डोमेन कैविटी बोला जाता है, ठीक है। खाली जगह को, जैसे मुंह में खाली जगह को बक्कल कैविटी बोला जाता है, ठीक है। और सवाल पूछा हुआ है कि कौन सा एंजाइम जो है ना हमारे मुंह से निकलता है, तो सैलेबरी ग्लैंड से सैलीबा बाहर निकलता है, ग्लैंड पूछता है, ठीक है। तो सैलेबरी ग्लैंड प्रोड्यूस सैलीबा, ठीक है, विच ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता तथा भोजन को चिपचिपा बना देता है। और यदि नहीं विश्वास है तो भोजन चबा करके इसे लेकर के इसको फैला के देखना, पता चल जाएगी, कोई दिक्कत। तो मूवमेंट जो है पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, और उसके बाद में डाइजेशन में कहाँ से स्टार्ट होता है प्रोटीन का पाचन, तो यह आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होती है। और लीवर थोड़ा सा इसमें देख लेना कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस यह प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्टोर कहाँ पर करता है, गॉल ब्लेडर में स्टोर करता है, स्टोर करता है गॉल ब्लेडर में, ठीक है, गॉल ब्लेडर में स्टोर करता है, कोई दिक्कत। पीएच वैल्यू वगैरह याद रखिएगा 7.4 होता है। और दूसरा याद रखिएगा आप, डाइजेशन हो गई, उसके बाद में अगला ब्रेथिंग वगैरह से, ठीक है। ब्रेथिंग, ऑक्सीजन स्टोर कहाँ होता है, तो ऑक्सीजन स्टोर होता है अल्वोली में, ALVEOLI, अल्वोली में क्या होता है, स्टोर होता है। तो ब्रेथिंग हमने सिखाया है, इसको क्या करिएगा बाबू, तो देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा। तो ब्रेथिंग अल्वोली क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन TATION होता है, TA इतना थोड़ी लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। सुनो, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला आता है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, तो ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है उसको ऑक्सीजनेटेड, अदरवाइज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, कोई दिक्कत, उसको डीऑक्सीजनेटेड कहा जाता है। अगला यह ब्लड हो गया, कैसे यह जाता है बाबू, तो बताए थे ना, अरोटा हो गया, आर्टरीज हो गया, आर्टेरीज हो गया, आर्टियोल्स हो गया, आर्टियोल्स हो गया, कैपिलरीज हो गया, उसके बाद में स्मॉल वेन्स हो गया, फिर उसके बाद में वेन्स हो जाएगा, वेना कावा हो जाएगा, और उसके बाद में फिर से कहाँ चल जाएगा, हार्ट में चल जाएगा, और हार्ट से निकला था अरोटा में। इस तरह से क्या होती है, ब्लड आपका सप्लाई होता है, कोई दिक्कत। और उसके बाद में चौथा इसमें बात याद रखिएगा, किडनी एक्सक्रेशन का काम जो है ना किडनी करता है, और यूरिन का फॉर्मेशन करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है। पीला रंग इसका येलो कलर याद रखिएगा, येलो कलर जो है ना यूरोक्रोम के कारण होता है, EUROCROME जो भी हो, यूरोक्रोम के कारण होता है, कोई दिक्कत। यह जो है ना आपका पेशाब क्या होता है, दुर्गंध देता है, स्मेल करता है, किस एसिड के कारण स्मेल करता है, एरोमेटिक एसिड के कारण स्मेल करता है। तो याद रखिएगा, कोई दिक्कत।
और इसका पीएच वैल्यू कम्पिटिटिव लेवल पर ज़्यादा पूछ रहा है सवाल, तो पीएच वैल्यू 7.4 होता है। हल्का जो है ना वह बेसिक होता है। कोई दिक्कत? तो 4 सवाल यहाँ पर लाइव प्रोसेस से। लाइव प्रोसेस इतना बड़ा टॉपिक में मैंने सॉल्यूशन जो क्वेश्चन गेस किया कितने, 4 ठो। चलिए उसके बाद में अगला लाइव प्रोसेस के बाद सेकेंड हेडिंग लगा लीजिए आप नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहला याद रखिएगा नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में क्या होता है, तो जैसे इस नर्वस सिस्टम बाहरी चीज़ों से अवगत कराता है, और यह सब सेल बॉडी वगैरह जो है ना, पढ़ाए थे ना पीछे, यह सेल बॉडी वगैरह याद रखिएगा, यह सब पूछता है। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, यह सेल बॉडी हो गया, उसके बाद में यह न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ से क्या होता है, एक्सॉन जो है ना, डेंड्राइट, यह बाहर निकला होता है, इस तरह से याद आ रही है, और यहाँ से एंडिंग नर्व जो है आते हैं, इसको डेंड्राइट बोला जाता है, डेंड्राइट बोला जाता है। उसके बाद में यह दो बीच के दूरी होता है, दो साइनेप्स इसको कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं दो के बीच का डिफरेंस को, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो मैक्सेज आता है उसको एक्सॉन बोला जाता है, कोई दिक्कत है, और इसको एंडिंग नर्व बोला जाता है। तो याद रखिएगा एंडिंग नर्व, यह वाला फिगर याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। उसके बाद में नर्वस सिस्टम के बाद इसमें ग्लैंड याद रखिएगा, और ब्रेन से याद रखिएगा उसका पार्ट। 3 सवाल बस। ग्लैंड में कौन कौन याद रखोगे, तो ग्लैंड में एक पिट्यूटरी ग्लैंड याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि सभी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है, हाइपोथैलेमस को छोड़ करके। पिट्यूटराइन हार्मोन को सेक्रेट करता है, इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि उठाने सुलाने का काम इसी का होता है। और दूसरा याद रखना आप, क्या, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल, जो 3S और 4S हार्मोन को सेक्रेट करता है। भयावह स्थिति में यह 3S और 4S हार्मोन को क्या कर देता है, सेक्रेट कर देता है, कोई दिक्कत, जिससे आदमी डर जाता है, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, यही एड्रीनल ग्लैंड्स के कारण। और तीसरा इसमें याद रखिएगा आप ओवरी और टेस्टिस को, ओवरी एंड टेस्टिस। ओवरी क्या करता है, ओवम प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस जो है ना वह स्पर्म प्रोड्यूस करता है, यह दोनों को मिला देंगे तो जाइगोट बन जाएगा। तो बस यहाँ से 3 क्वेश्चन, ठीक है। और एक ब्रेन वाला याद रखिएगा, ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट होता है, तो 3 होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम याद रखिएगा, सेरिब्रम क्या होता है, थिंकिंग का, और सबसे ज़्यादा पार्ट इसी का होता है, कितना, 69% होता है थिंकिंग सेरिब्रम का। मिड ब्रेन में याद रखिएगा सुनने का, देखने का, और हाइंड ब्रेन में याद रखिएगा सेरिबेलम वगैरह का। सेरिबेलम क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, कोई दिक्कत, इसी को सेरिबेलम कहा जाता है। और नहीं तो मेडुला ऑब्लिंगेट क्या करता है, काम को इकट्ठा करता है, पोंसेल्वेली जो है वह काम संपन्न कर देता है। तो तीसरा यह, तो यहाँ से टोटल 3 सवाल कोऑर्डिनेट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, तो अब हम लोग आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। चलिए अब रिप्रोडक्शन को देखते हैं, ठीक है। हेडिंग लगा लो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में, और फिर उसके बाद में अगला हेरिडिटी और इकोसिस्टम कहानी हो जाएगी आपका खत्म, ठीक है। चलिए तीसरा हेडिंग लगाइए क्या, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पहला याद रखिएगा रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है। और दूसरा इसमें याद रखिएगा, ये सब कराए हैं ना कि मेल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और फीमेल में कैसे होता है।
और उसके बाद में प्लांट्स में याद रखिएगा प्लांट्स रिप्रोडक्शन के बारे में। प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो सुनो, यहाँ पर इस तरह से होता है। यह वाला तो बच्चा सभी कर लेता है लगभग। एक बात याद रखना, रिप्रोडक्शन जो है ना वह कहाँ पे डन होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, महिला का फैलोपियन ट्यूब में होता है। हम तो अभी गेस बता रहे हैं, अब बाबू इसका हम आंसर बताने लगेंगे तो क्लास लेना पड़ जाएगा, जो आपके पास समय नहीं है 24 घंटा का समय। यदि आंसर चाहिए तो आप इसको जा करके देखिएगा, मैं लास्ट जो बायोलॉजी का लेक्चर 2 कंप्लीट किया हूं ना, वहां यह सब आंसर मिल जाएगी। कोई दिक्कत, जिसको आंसर बाबू को चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी में जिसको आंसर चाहिए वीडियो को स्किप कर करके निकाल लीजिएगा आंसर को, ठीक है। ध्यान से समझिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा वीडियो को देखो, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। और जिसको यदि समय है वह अपना देख ले पूरा। पेशियोल, ठीक है, यह क्या हो गया आपका, थैलेमस हो गया, कोई दिक्कत। और यहाँ पर यह जो है इसको कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और यहाँ से इसको बोला जाता है ओवरी, ओवरी इसको बोला जाता है एस्टाइल, और स्टोक को बोला जाता है एस्टिग्मा, ठीक है। और इसके बाद में यह मेल पार्ट निकल गया, इसको फिलामेंट बोला जाता है, और इसको एंथर बोला जाता है। और यहाँ पर अंदर में जो होते हैं अंडा, इसको पोलन ग्रेन बोला जाता है, ठीक है, पोलन ग्रेन। यहाँ से तितली पोलन ग्रेन को लेकर के एस्टिग्मा के पास जाती है, 2 पोलन ग्रेन के, और यहाँ 3 गो ओवम होता है। अब यह 3 ओवम होता है और 2 पोलन ग्रेन आती है। एस्टिग्मा के पास फर्टिलाइजेशन होगा कि ओवरी में होगा, तो अंडा आती है आपका, पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के पास, लेकिन फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी में, अंडा यहाँ आएगा। तो सुनो, एक ओवम और एक पोलन ग्रेन मिल करके जाइगोट बना देता है, जाइगोट। और 2 ओवम जो बचा हुआ है इसमें, एक तो मिल गया, अब 2 गो बच गया ना, तो 2 ओवम और एक पोलन ग्रेन, यह मिल करके क्या कर देता है, इंडोस्पर्म बना देता है। और यही इंडोस्पर्म आखिरी अवस्था में फल के साथ सट करके छिलका का निर्माण कर देता है। और ओवुल जो है ना, यह क्या करता है, बीज का फॉर्मेशन करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है, जिसको बीजांड बोला जाता है ओवुल को, ठीक है। सीड बनाता है तो फल के अंदर बीज का निर्माण ओवुल करता है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब पॉलिनेशन देखो, इसी पौधा के ऊपर आकर के कोई तितली यहाँ से पोलन ग्रेन लेकर के आई और स्टिग्मा पे बैठ गई, तो इस तरह के जो पॉलिनेशन होगा उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अर्थात किसी व्यक्ति का शादी उसका 1 किलोमीटर के दायरे में हो जाता है अपने घर से, तो सेल्फ पॉलिनेशन, और उसका शादी 1000 किलोमीटर के दायरे में हो जाता है घर से, तो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ध्यान से समझिए, तो यहाँ सेम प्लांट्स पर से पोलन ग्रेन लेकर के स्टिग्मा के पास चला गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और कोई पौधा पर यदि तितलियां या हवा जो भी हो, तितली एक पौधा पर बैठ करके पोलन ग्रेन को लेकर के उसी सेम कैटेगरी के पौधा पर जाकर के बैठ जाती है, तो जो उससे फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट्स बोलना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि गुलाब का पोलन ग्रेन लेकर के अड़हुल पर बैठ जाएगा तो थोड़ी फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तब तो मालूम चलेगा कि गुलाब में अड़हुल का फूल निकल गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यह प्लांट्स रिप्रोडक्शन हो गया। और तीसरा याद रखना बाबू, प्लांट्स हार्मोन वगैरह को, ठीक है। प्लांट्स हार्मोन क्या होता है, तो कल के ही सवाल कराए थे क्लास में कि ठीक है, होता है आपका द्राउमैटिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, जिब्रेलिन होता है। सबसे पहले जिब्रेलिन बताए थे, जर्मिनेशन के लिए जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, द्राउमैटिन हो गया और फ्लोरिजेन हो गया, यह सब बताए थे ना। जिब्रेलिन क्या करता है, जर्मिनेशन करता है। ध्यान से सुनो, जर्मिनेशन के लिए जिब्रेलिन, ऑक्सिन पेड़ पौधा की हाइट को बढ़ाता है, ऑक्सिन। उसके बाद में साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, और ड्राउमैटिन जख्म वगैरह को भरता है, ठीक है, जख्म को भरता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि कोई महिला होती है, यहाँ से म्यूलिन को निकाल के ऐसे करेगी, फेंकेगी सटाक से, ऐसे पेड़ पौधा में लेकर के ऐसे पोंछ देती है कोई, तो वह भी उसका जख्म हो जाएगा, तो भरेगा कौन, द्राउमैटिन। और फ्लोरिजेन क्या करता है, जो यह फ्लोरिजेन जो है फ्लावर का निर्माण करता है। एब्सिसिक एसिड जो है ना, पेड़ पौधे की हाइट ग्रोथिंग को रोक देता है, ठीक है। एथिलीन के कारण फल जो है ना वह पकता है, और आर्टिफिशियल रूप से फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। यह सब ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है।
प्लांट्स हार्मोन। और उसके बाद में चौथा याद रखिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। जब नहीं भी यह पढ़ाएंगे तो बच्चा हमारा सब बना देगा। सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन में चलो हम सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स कराते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं। चलो यहाँ पर मेल हो गया या फीमेल हो गया। मेल के अंदर क्या होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं और फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोजोम होता है, ठीक है। यहाँ 46 हो गया, यह भी 46 हो गया। समझ में आ रही है बात, बोलो। तो 22 गो 44 गो है ना आपका क्या होगा, ऑटोसोम। ऑटोसोम बराबर होता है महिला का भी और पुरुष का भी, जबकि ऑलोसोम जो है अलग होता है। मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। अब यह दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के समय पुरुष का X आएगा ही आएगा और महिला का, पुरुष का X आएगा नहीं तो Y आएगा। तो X आ गया और महिला से कोई X तो आएगा ही एगो, तो यह XX मिल करके क्या बना देगा, लड़की बना देगा, ठीक है। और यदि पिता का Y आ जाएगा और महिला का X आ जाएगा तो YX मिल करके क्या बना देगा, लड़का बना देगा। यही तो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है, कि क्रोमोजोम में बाबूजी का X और महिला का X मिलता है तो लड़की जन्म लेती है, और बाबूजी का Y और महिला का X तो आएगा ही आएगा तो लड़का जन्म लेगा। तो जब भी जो है ना वह सेक्स डिटरमाइन करने में पुरुष का सबसे अहम रोल होता है, अर्थात किसी महिला का गर्भ में बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगी वह सीधा और सीधा डिपेंड करता है पुरुष के ऊपर। अर्थात मैं सीधा बात बोलूं तो यदि किसी महिला का लगातार गर्ल्स हो रही है, लड़की जन्म ले रही है, तो उसमें केवल और केवल बाबूजी का दोष होगा, क्योंकि बाबूजी में क्या है, XY क्रोमोजोम है। लेकिन दोष किसको दिया जाता है, महिला को, जो गलत है, ठीक है। चलिए, तो इससे 5 सवाल कि 4 सवाल, 4 सवाल, तो यहां से 4 सवाल गेस कर दिया। अब अगला आता है आपका रिप्रोडक्शन के बाद हेरिडिटी, ठीक है। चलिए, हेरिडिटी हेडिंग लगा लीजिए, हेरिडिटी। और उसके बाद में फिर इकोसिस्टम आ जाएगा, कोई दिक्कत। हेरिडिटी, हेरिडिटी, हेरिडिटी में पहला याद रखिएगा आप जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप फिजिकली क्या होता है, फिजिकली जो है ना वह ऑब्जर्व हो उसको जीनोटाइप बोला जाता है, और फिनोटाइप फिजिकली ऑब्जर्व क्या हो, नहीं हो, और यहाँ पर फिजिकली ऑब्जर्व हो। इसका रेशियो याद रखिएगा मोनोहाइब्राइड और डाईहाइब्राइड में, ठीक है। डाईहाइब्राइड और मोनोहाइब्राइड में पूछता है, खूब पूछता है। और उसके बाद में दूसरा याद रखिएगा मेंडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सुनो, मेंडल एक्सपेरिमेंट, और मेंडल एक्सपेरिमेंट में इसका ऑब्जर्वेशन याद रखना। ऑब्जर्वेशन 7 गो था ना, और एक पी प्लांट का साइंटिफिक नेम याद रखना। पी प्लांट साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइबम होता है, पाइसम सटाइबम पाइसम सटाइबम होता है पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम। ऑब्जर्वेशन 7 गो देखे थे ना, कलर प्लांट का, उसके बाद में साइज फली का, पौध का, उसके बाद में शेप सीड का, हाइट प्लांट का, यह सब 7 ऑब्जर्वेशन दिखा दिए थे कल, कोई दिक्कत। उसके बाद में इनका लॉ याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा मोनोहाइब्राइड क्रॉसिंग, ठीक है, का जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो, ठीक है। जैसे यह हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर टी था, यहाँ टी था और यह टी था, यही ना। तो सुनो, टी हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो यह 3 को क्या हो गया, लंबा, और एक हो जाएगा यहाँ पर बौना, तो यह हो जाएगा आपका जीनोटाइप रेशियो। और फिनोटाइप क्या हो जाएगा, तो फिनोटाइप जो है ना, एक हो जाएगा, एगो प्योर लंबा, 2 गो अशुद्ध लंबा है और एगो शुद्ध लंबा है, तो 1:2:1 हो जाएगा, ठीक है। यह फिनोटाइप रेशियो होगा, यह याद रखिएगा, फिनोटाइप रेशियो है। और डाईहाइब्राइड क्रॉसिंग यह सब कराए हैं, क्रॉसिंग में समय ले लेगा बाबू,
थोड़ा सा क्वेश्चन भी अभी दिखाना है ना, इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, 4 में आप डाई हाइब्राइड वाला याद रखिएगा, डाई हाइब्राइड वाला, और डाई हाइब्राइड में याद रखिएगा जीनोटाइप का रेशियो, जीनोटाइप ठीक है कितना था, 9:3:3:1 था, और फिनोटाइप का रेशियो कितना था, 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ठीक है, याद रखना है यह वाला, 2 1 3 1 4 2 6 4 10 2 12 1 13 2 15 1 16। ठीक तो है, तो इतना हो गया 4 सवाल आपका किससे, तो 4 सवाल हो गया हेरिडिटी से, तो यहाँ 4 लिख दिया। अब अगला आपका है इकोसिस्टम, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए मिटा दे, हेडिंग लगाइए इकोसिस्टम। चलिए इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में पहला आप देख लीजिएगा बायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक जो क्या है, मैन है, लड़का लड़की, ठीक है, गाय भैंस सब बायोटिक है, और अबायोटिक एयर हो गया, सनलाइट हो गया, अबायोटिक कंपोनेंट हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा इसमें याद रखिएगा आप फूड चेन के बारे में, फूड चेन प्लस आपका ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, यह याद रखिएगा फूड चेन कैसे ट्रांसफर करता है, जैसे कि यहाँ से यह आपका हो गया ग्रास, ग्रास को खाएगा कौन, ग्रास को खाएगा गोट, और गोट को कौन खाएगा, तो लायन खाएगा। ठीक है, लायन खाएगा। और तीसरा याद रखिएगा 10% रूल, 10% रूल कल कराए है ना कि हमेशा 10% ही क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और चौथा याद रखिएगा यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन कहने का मतलब कि कैसे टॉक्सिक सब्सटेंस कंसंट्रेट करके इंक्रीज करता है, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट टर्शियरी को होता है। थोड़ा सा पिरामिड बनाओ ना, पिरामिड यही ना था, यह था आपका प्रोड्यूसर का, ठीक है, यह था आपका प्राइमरी से का, यह था सेकेंडरी का, और यह था टर्शियरी का। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसमें किसको हो रहा था बायोमैग्निफिकेशन में, टर्शियरी को। और पांचवा याद रखिएगा इसमें इन्वायरमेंट से ओजोन लेयर, इन्वायरमेंट से ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर क्या करता है, गामा रे से बचाता कौन है, तो गामा रे से O3 जो है ना वह प्रोटेक्ट करता है हमको। और किसको बर्बाद कौन कर रहा है, स्पॉइल, इसको बर्बाद कौन कर रहा है, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन इसको बर्बाद कर रहा है। तो यह 5 सवाल यहाँ से याद रखिएगा, और यह बन गया यहाँ 5। तो देखो 4 3 7 4 10 और 4 14 और 5 19। ठीक है, यहाँ पर यह कितना बना, 4 4 8 3 11 4 15, 4 3 7 4 11, सुनो 4 3 7 4 11 4 15 5 20 गो हो गया ना। तो यहाँ पर बायोलॉजी से कितने, 20 सवाल, तो कितने हो गया, 57 सवाल जो है ना, 57 सवाल जो है हमने क्या कर दिया, तो गेस कर दिया। और इस 57 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं अगर पूछेगा तो इसी से आएगी। ठीक है, बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए। हमारे अंदाज से जितना मेरे पास एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे, जितना अनुभव है, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपेरिमेंट अलग होती है, जितना हमारे पास एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से, अर्थात 8-10 साल का जितना हम क्वेश्चन हमको मिला 8-10 साल का, उसको एक जगह कलेक्ट करके जो क्वेश्चन का लेवल है और किस तरह से पूछा जा रहा है ना, उस सब को इसमें हमने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। मात्र 57 क्वेश्चन में पूरे ऑल साइंस से केवल और केवल 57 क्वेश्चन, जिसमें से आपका 40 सवाल जो है ना वह आता है। और देखिए 57 में से कितना गेस लड़ जाए। आई विश टू मां सरस्वती, ठीक है, मैं मां सरस्वती से कामना करता हूं कि आप लोग सक्सेस हो जाए एग्जामिनेशन में, यू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि हमारी गेस किया हुआ अच्छा खासा लड़े, कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो कराने के लिए बोले थे उस पर क्वेश्चन को दिखाते। 5-7 मिनट इस पेपर को सॉल्व करने में लगेगा, तो ध्यान से बना रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए इसको मिटा दे, क्योंकि लिखना उखना होगा तो समझा देंगे ना। चलो अपने आप में बाबू चैलेंज होता है कि मलाई निकाल करके बता देना परीक्षा के लिए 1.5 घंटा में, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम तो इतना जरूर कर लो। और फिर भी यह नहीं कर पा रहे हो ना, तो अपने कॉपी पर लिख करके जाना कि मेरा रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा कॉपी पर यदि इतना भी नहीं कर पाइएगा तो, कि मेरा रिजल्ट ना आएगी। ठीक है, आएगी, पास तो सभी कर जाएगा, लेकिन परसेंटेज कम होगा। और जानते हो पड़ोसी पूछेगा कि कै नंबर आया है, और नंबर आपका कम है, जानेगा कि नंबर कम है, फिर भी पूछेगा कि कितना नंबर है, और आप उस तरह जाइएगा पड़ोसी के सामने ऐसे मुंह ऐसे नीचा कर करके और कुछ नहीं बोलिएगा। ठीक है, समझ में आएगा, झूठ बोल देना 95% आया है, कौन देखने आ रहा है। ठीक है, चलो चलिए अच्छी बात है, कब तक झूठ बोलिएगा। ठीक है, आपको सब धोखा दे सकता है, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, इसलिए मेहनत जो है ना वह अच्छा से करिए। कोई दिक्कत, समझा बात। और नहीं तो सरस्वती से मजाक करिएगा तो आपसे मजाक कर देगी ना, तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बाबू, डरा नहीं रहे हैं, ध्यान से समझते चलो, बात को बता रहे हैं कि क्या क्या होता है नहीं होता। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 कह रहा है, देखो यह सेक्शन ए है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं सावधानी पूर्वक, तुम सब समझते जाना। कह रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल of the product given x and y in the following chemical equation by choosing the correct option and table given below। कह रहा है कि x y दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है। जैसे जिंक दिया है सॉलिड में, और प्लस H2SO4 दिले है किसमें, एक्वस में ना, लिक्विड दिले है, और दिले है कि ZnSO4 बना दिया। ठीक है, और उसके बाद में यह x एलिमेंट है और H2 जो है ना यह y एलिमेंट है। तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है ना सही है, x और y क्या होगा, x और y क्या होगा। तो x जो है जानते हो एक्वस सॉल्यूशन है, H2 जो है ना गैस है। ठीक है, ऑप्शन कौन, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को ज्यादातर, ऑब्जेक्टिव तो आपका बता ही दिए हैं फिर भी आपका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल दिखाते चलते हैं, जैसे कि लिखने में समय जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला बोला है ना कि देयर आर 4 सॉल्यूशन ABCD विथ pH वैल्यू देले है, 4 सॉल्यूशन है ABCD, और pH वैल्यू देले है, A का 2 है 0.0, B का 7.0, C का 8.0, D का 12.0। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें से जो है ना वह सॉल्यूशन आपका एसिड है। ठीक है, विच सॉल्यूशन वुड लिबरेट हाइड्रोजन गैस विथ जिंक, जिंक के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो जो बाबू इसमें क्या हो जा रहा है, पहला 2 है, समझ में आ रही है बात, 2 इसका एसिड है, तो एसिड जिंक के साथ करेगा तो क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा ना। जिंक हो गया, HCl हो गया, तो जिंक क्लोराइड और H2 गैस बाहर निकाल देगा, ए हो गया। और उसके बाद में अगला बेस भी ले लेंगे तो क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा आराम से, समझ में आ रही है। तो ए और डी इसका ऑप्शन होगा। वॉकिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड ब्रेन, राइडिंग अ बाइसिकल, द एक्टिविटी विच आर द पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ ब्रेन, चूज द करेक्ट लोकेशन एंड द नेम ऑफ दिस पार्ट ऑफ द गिवन बिलो। हाइंड ब्रेन होगा, हम लोग साइकिल चलाते हैं और चलते हैं तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करके रखता है, सेरिबेलम होगा। ठीक है, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन, पीछे वाला अगला। उसके बाद में बोला है आपका कि ब्रोंज इज एन एलवाई ऑफ, ब्रोंज किसका एलवाई होता है, एलवाई मेटल प्लस नॉन मेटल। तो ब्रोंज देखो, ब्रोंज जो है ना वह किसका एलवाई होता है, तो ब्रोंज जो है इसमें कौन कौन ऑप्शन, कॉपर जिंक दिले है, एल्युमिनियम टिन दिले है, कॉपर टिन जिंक दिले है, कॉपर एंड टिन दिले है तो कॉपर और टिन का क्या होता है, यह ब्रोंज जो है ना आपका मिश्रण होता है। तो ब्रोंज किसका मिलन होता है, ब्रोंज में क्या क्या होता है, कॉपर प्लस एसएन होता है, टिन होता है। उसके बाद में चेंज इन द फोकल लेंथ एंड आई लेंथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, बताए ही सिलियरी मसल्स, फोकल लेंथ चेंज कौन करता है। उसके बाद में अगला मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड, सुनो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड 0 होगा। उसके बाद में यहाँ देखो इन द फॉलोइंग डायग्राम
शो द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म बाय द कॉलम पी एंड क्यू। तो देखो यहाँ पर वायलेट का ज़्यादा डेविएशन है, रेड का कम डेविएशन है, तो पी वायलेट है, क्यू रेड है, तो वायलेट है रेड, ऑप्शन बी। उसके बाद में एन एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट, प्योर प्लांट, टॉल प्लांट, तो रेशियो कितना आया था, टॉल 3 गो आया था ना, और 1 गो नाटा आया था, तो 3:1, यहाँ पर बी। समझ में आ रही है। अब इसमें बोलो, देखो कोई टिक लगाया है, गलत भी लगाया है, इसमें सही भी लगाया है। कंसीडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर्स एक्स वाई जेड डेले हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो कह रहा है कि वुड डेवलप फ्रूट, फ्रूट कौन डेवलप करेगा, जो आपका फीमेल होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका ओवरी है ना, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, इसमें भी ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, इसमें नहीं है, तो एक्स वाई करेगा, सिंपल सी होगा, C4 कहो ना, प्यार है, ठीक है, मत कहो, ध्यान से सुनो। अगला, अब अगला कहा है ना क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर, लेट द रजिस्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन कांस्टेंट। सुनो, लेट द रजिस्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जूम कर लेना दिखाई देगी, लेट द रजिस्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इन decrease to 1/4 of its initial value. What change will occur in the current through it? State the law which help in solving the above stated इक्वेशन। बताए हैं ओम्स लॉ पर है, करंट पोटेंशियल बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो करंट भी घटेगा और बढ़ेगा, कोई दिक्कत। उसके बाद में हाउ इज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएटेड इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ द नर्व इंपल्स। सुनो, किस तरह से इलेक्ट्रिक इंपल्स हमारे काम करता है, बाहरी चीजों से अवगत कराने का काम करता है, नर्वस सिस्टम में बोल रहे थे। टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी के तरफ कौन ले जाता है, डेंड्राइट, और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी साइनेप्स, साइनेप्स साइनेप्स साइनेप्स। टुवर्ड्स सेल बॉडी के तरफ लाता है डेंड्राइट, और दूर ले जाता है साइनेप्स, ठीक है। फिगर बनाए थे ना एक्सॉन वाला भी। विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, हाउ डज द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सेक्रेशन, कैसे हार्मोन सेक्रेट होता है ब्रेन से, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ये सब अभी जस्ट कराए हैं ना। सुनो, उसी तरह से यहाँ पर लाइट है, रे इंटर फ्रॉम एयर से डेंसर जा रही है, बताना है कि कौन इसमें एयर है, कौन इसमें डेंसर है। तो देखो नॉर्मल से पास आ गई, लाइट का एक्चुअल पाथ यह था, लेकिन एक्चुअल में किधर आ गया, नॉर्मल के तरफ आ गया, तो यह डेंसर हो गया, यह रेयर हो गया। तो मीडियम ए जो है ना रेयर है, मीडियम बी डेंसर है। स्पीड ऑफ लाइट रेयर के लिए हमने VA बोला है और मीडियम के लिए VB बोला है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, VA/VB होगा, कोई दिक्कत। उसी तरह से यहाँ पर और भी क्वेश्चन को दिया है, देखो गिव द नेम ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड आवर माउथ कैविटी, स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूस इट। माउथ में हमारा कौन सा एंजाइम बनता है, तो सेलेब्री ग्लैंड जो है वह सेलिबा को प्रोड्यूस करता है, बताए भी है। यहाँ सवाल देखिए आया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वाला, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस। सुनो यहाँ पर देखो, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर पासिंग थ्रू अ कार्डबोर्ड। हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइन मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर। स्टेट कंडक्टर वाला बोले है ना कि यह आएगा छपेगा, किस शिफ्ट में आएगा पता नहीं, अभी जस्ट कराए हैं, 2 नंबर में आया हुआ है। उसके बाद में अगला बोला है कि सोलिनॉइड, सोलिनॉइड क्या होता है, व्हेन डज अ सोलिनॉइड बिहेव्स एज अ मैग्नेट, बिल्कुल करता है सोलिनॉइड, बताए भी है, क्योंकि फ्रीली सस्पेंड कराएंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होता है। उसके बाद में फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कितना इनसाइड फील्ड बनता है, सेम बनता है क्योंकि कांस्टेंट होती है फील्ड लाइंस, ठीक है। उसके बाद में कहा है कि व्हाट प्रॉपर्टी डू एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, एसिड और बेस में कॉमन क्या है, तो दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है, बेस का और एसिड का ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना एसिड हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर बाय द ऑटोट्रॉफ, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑटोट्रॉफ टू द नेक्स्ट लेवल इन फूड 10% आता है, क्वेश्चन बोले ही है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कैसे निकलता है, कराए ही, समझ में आ रही है बात। तो इसी तरह से बाबू बनाइएगा, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ करके हमने अपना तरफ से एक बेस्ट करने का प्रयास किया है, तो अच्छा होगा कि देख करके जाइएगा, कोई दिक्कत, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। और फिर वही जाते जाते बात कि ज़िंदगी से मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है, अगर दिल में आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। और यदि किसी बाबू का मार्क्स इंपॉर्टेंट, खैर इंपॉर्टेंट तो है ही, यदि नंबर सही नहीं आया परीक्षा में तो मायूस मत होना, क्योंकि सिंगल सीट पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। फिर से एक बार जम करके प्रयास करना, ठीक है, कि क्या कमी रह गई उसमें सुधार करना है, ठीक है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, ठीक है। इस तरह से एक था ना अमिताभ बच्चन की थे कि किसका था, जो भी जिसका हो, तो आपका जो कमी रह गया
उसको क्या करना है, सुधार करना है। समझ में आई बात। सिंगल सीट पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, लेकिन फिर भी मैंने अपना तरफ से बेस्ट देने का प्रयास किया है। तो बेहतर होगा बाबू कि देख करके ही जाइएगा। बार बार बोलने से अच्छा है कि एक बार मैं बोल दिया कि देख करके ही जाइएगा। यदि आपको लगे कि इससे क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल देख करके जाइएगा, ठीक है। और फिर हम लोग 2 के बाद 3 तारीख को जब क्या करेंगे, 3 हो गया 4 हो गया, क्योंकि आपका मैथ तो 11 तारीख को है, ठीक है। मैथ का अपलोड करेंगे और उसके बाद समझ में आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आई है कि नहीं आई है। तब आपको पता लगेगा कि हाँ मैथ बता रहा है बंदा तो कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि साइंस से आएगा ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।